दोस्तों नमस्कार। लॉकडाउन में आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, ऐसी उम्मीद है। मित्रों, पिछले 15-20 दिनों के अंदर दुनिया भर में इंसान की ज़िंदगी को कोरोना ने ज़बरदस्त ढंग से प्रभावित किया है और ये असर इतना गहरा है कि इसका असर दशकों तक हम सब की ज़िंदगी पर दिखाई देगा। मित्रों, इस समय अमेरिका और यूरोप के देश कोरोना की वजह से भयंकर संकट में हैं। तो ज़रूरी है कि हम, चूँकि आज विश्व एक, अतुल वर्मा जी नमस्कार, शुक्रिया आपने चिंता की। आप भी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। दुष्यंत राघव जी नमस्कार। दुष्यंत जी लगातार अच्छी रिपोर्ट्स कर रहे हैं फील्ड से। और इस बीच एक बहुत चिंता वाली बात ये भी सामने आई है कि मुंबई में एक साथ 50 से ज़्यादा पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कोरोना से जो लोग लड़ रहे हैं उनके ऊपर भी एक बड़ा खतरा है, वो चाहे पुलिस के लोग हों, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे प्रशासन के लोग हों या स्वास्थ्य विभाग के लोग हों। नीरज सचदेवा जी नमस्कार। तो ये बड़ी चिंता की बात है। और आज सुबह ही मैं देख रहा था कि एक बड़ा गड़बड़ झाला ये भी चल रहा है कि इस संकट के दौर में भी कुछ लोग मुनाफा कमाने के लिए लगे हुए हैं और वो लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने में भी बाज नहीं आ रहे हैं। आज तक न्यूज़ चैनल ने एक स्टिंग किया जिसमें उन्होंने बताया, जावेद अली जी नमस्कार, उस स्टिंग में आज तक ने बताया कि किस तरह से पीपीई किट यानी वो यूनिफॉर्म जो कोरोना योद्धाओं को दी जाती है ताकि वो सुरक्षित रहें वायरस से और वायरस का उनके ऊपर हमला ना हो, उस किट के बनाने में भी कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, कितना बड़ा खेल चल रहा है, ये स्टिंग करके उन्होंने बताया। और ये बहुत ही चिंता की बात है। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि चाइना से लगभग 1,70,000 पीपीई किट भारत को भेजी गई, जो डोनेट की गई। उनकी जो पहली खेप आई, जब उनका सिक्योरिटी टेस्ट किया गया तो वो उसमें फेल हो गई और उसमें पास नहीं हो पाई, यानी वो मानकों के अनुरूप नहीं थी और वो इस स्थिति में नहीं थी कि वो कोरोना योद्धाओं को वायरस के संक्रमण से सुरक्षा दे सकें। नरेंद्र कुमार जी नमस्कार। तो ये भी एक बड़ी चिंता की बात है कि दुनिया भर में जब लोग इस गंभीर संकट से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, उस वक्त में भी कुछ लोग मुनाफा कमाने के लिए लोगों की ज़िंदगी से खेलने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस पर सरकारों को पैनी निगाह रखनी होगी। दीपक जी नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। और ये जो स्थिति है ये वाकई बहुत गंभीर है। डॉक्टर रजत देशवाल जी नमस्कार। योगेंद्र सागर जी नमस्कार। दीपक भारद्वाज जी नमस्कार। तो ये बहुत ही गंभीर बात है, तो हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे विस्तार से। लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि दो ही देशों के बारे में बात करना चाहता हूँ। अमेरिका के बारे में जो सुपर पावर है दुनिया। शुभम त्यागी जी नमस्कार। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका और भारत, अपना देश भारत, दो ही देशों के बारे में आज बात करना चाहता हूँ। मित्रों, अभी सुबह का जो फिगर है वो अमेरिका का बहुत ही चिंताजनक है। और अभी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो वेबसाइट है वो बता रही है कि पूरी दुनिया भर में 24 लाख से ज़्यादा, 24,11,553 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और 1,65,338 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत ही गंभीर और बहुत ही भयावह स्थिति है। और मरने वालों में 42,000
ये रात का आंकड़ा 40,000 का था और सुबह का 42,000 का है। 42,000 लोगों की मौत अकेले अमेरिका में हो चुकी है। भारत की बात करें तो अभी तक की स्थिति में 18,000 से ज़्यादा लोग, प्रवीण पवार जी नमस्कार, चेतन त्यागी जी नमस्कार, नवनीत जी नमस्कार, पप्पू गुजर जी हमारे जुझारू साथी हैं नमस्कार। तो अभी तक 18,600 लोग भारत में संक्रमित पाए गए हैं और लगभग 4 लाख टेस्ट हमारे देश में हुए हैं। और चिंता की बात यह है कि 590 लोगों की मौत हो चुकी है और अब जो लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं, अनुज जी नमस्कार, उनमें से 80% ऐसे हैं जिनके अंदर कोरोना पॉजिटिव होने के प्राइमरी लक्षण नहीं हैं। और ये और भी ज़्यादा चिंता की बात है, ये गंभीर बात है। इससे पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि किस आदमी को कोरोना है और किसको नहीं है। लेकिन फिर भी जितने संसाधन हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हमारी सरकार इसमें जुटी है। उस पर तमाम बातें हो सकती हैं, तमाम सवाल हो सकते हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग। लेकिन अभी मैं ख़ास तौर पर सुपर पावर के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका का जो इकोनॉमिक मॉडल है, आज तीसरी दुनिया के देश, ख़ास तौर पर भारत जैसे विकासशील देश, उसी की इकोनॉमी के मॉडल को फॉलो करते हैं और उसी को आदर्श मान के चलते हैं, उसी से संचालित होते हैं। और ऐसे दौर में जब पूरा विश्व एक गांव में बदल चुका है, आज दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली एक छोटी सी घटना पूरी दुनिया के देशों को प्रभावित करती है, तब ऐसे दौर में सुपर पावर के बारे में जानना और समझना जरूरी है कि आखिर सुपर पावर अमेरिका इस संकट से कैसे लड़ रहा है और उसके यहाँ क्या हालात हैं। मैंने कई मित्रों से इस पर बात की, मैंने अमेरिका के कुछ अखबारों को खंगाला, मैंने भारत में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको भी खंगालने की कोशिश की, और जो तस्वीर उभर कर सामने आई वो बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही गंभीर है। और एक नया डेवलपमेंट ये हुआ है जो पिछले 2-3 दिन का है कि कच्चे तेल की, राजीव पंडित जी नमस्कार, आप लगातार बहुत ही अच्छी रिपोर्ट्स कर रहे हैं, बागपत से आपको बधाई, लगातार छाए हुए हैं। तो कच्चे तेल की कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट हुई है और अमेरिका में कच्चे तेल की कीमत 77 पैसे प्रति लीटर तक भी पहुंच गई है। और अगर पिछला ट्रेंड देखें तो जनवरी में जो है भारत में भी 30 रुपये लीटर में कच्चा तेल पड़ रहा था। और 1 अप्रैल दिल्ली की स्थिति, 1 अप्रैल को देखें तो 1 अप्रैल 2020 को दिल्ली में 27 रुपये 96 पैसे प्रति लीटर में कच्चा तेल मिल रहा था। उसमें करीब 23 रुपये एक्साइज ड्यूटी, 3.25 रुपये कमीशन और करीब 15 रुपये वैट, ये सब मिला के कुल मिला के 70 रुपये लीटर के आसपास मार्केट में लोगों को मिल रहा था। वो अभी की जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह है और ख़ास तौर पर तेल उत्पादक देशों के लिए बहुत ही बड़ा संकट है, क्योंकि तेल की डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ही तेज़ी से घटी है। कोरोना के बाद ट्रांसपोर्टेशन बंद है, लॉकडाउन है देशों में और व्हीकल्स नहीं चल रहे हैं। इसकी वजह से तेल उत्पादक देश तो भारी संकट में फंसी गए हैं, लेकिन अमेरिका जैसी सुपर पावर भी भारी संकट में फंसी हुई है। और मनीष शर्मा जी नमस्कार, सालिम चौधरी जी नमस्कार। तो ये जो स्थिति है, इसमें जिन देशों के पास स्टोरेज की पर्याप्त क्षमता है वो तो इस सस्ते में तेल लेकर के स्टोर कर रहे हैं। जैसे ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना बड़े पैमाने पर तेल का भंडारण कर रहा है क्योंकि उसके पास भंडारण की क्षमता है। शरद त्रिपाठी जी नमस्कार। तो वो बड़े पैमाने पर ऐसे में तेल खरीद करके स्टोर कर रहा है, लेकिन भारत जैसे देशों के पास बहुत क्षमता नहीं है, तो वो इस संकट की स्थिति में बहुत लाभ नहीं उठा सकते हैं। और ख़ास तौर पर स्थिति ये है कि आम लोगों को भी इसका भारत में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ऐसी संभावना कम ही है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल के दाम हुए हैं उस हिसाब से हमारी सरकार नीचे ले जाएगी इन दामों को। और दूसरी बात, नीचे ले भी जाए तो लॉकडाउन की स्थिति में उसकी क्या उपयोगिता होगी ये अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी मैं बात कर रहा था अमेरिका की,
हाल ही में मित्रों अमेरिका में करीब 2.25 करोड़ लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है। अमेरिका का हाल ये है कि वहाँ 2.25 करोड़ लोगों ने एप्लीकेशन डाल करके सरकार से कहा है कि हम बेरोजगार हैं और हमें भत्ता चाहिए। अमेरिका की सरकार अपने देश के मूल नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता देती है और वो बेरोजगारी भत्ता लगभग $1200 प्रति माह होता है और वो अपने मूल नागरिकों से उसके लिए हर 6 महीने में आवेदन लेती है और 6 महीने में जिन लोगों को काम मिल जाता है वो उससे बाहर हो जाते हैं और जिनको काम नहीं मिलता है वो फिर नए सिरे से कुछ समय के बाद आवेदन करते हैं और सरकार उसका रिव्यू करती है और सरकार उसको देती भी है। हमारे देश में इस तरह के बेरोजगारी भत्ते की कोई व्यवस्था बेरोजगारों के लिए नहीं है। तो अमेरिका में 6 महीने पहले बेरोजगारी भत्ता मांगने वालों की जो संख्या थी वो लगभग 30 लाख थी और ताज़ा आंकड़ा ये है कि लगभग 2.25 करोड़ लोगों ने वहाँ बेरोजगारी भत्ता मांगा है। उनका कहना है कि उनके पास काम नहीं है। तो ये बेरोजगारी की दर इतनी तेजी से अमेरिका में बढ़ी है कि वहाँ जो है 30 लाख लोग जहाँ बेरोजगारी भत्ता मांग रहे थे वहाँ अब उनकी संख्या 2.25 करोड़ पहुँच गई है। संजय त्यागी जी नमस्कार, चौधरी गौरव बालियान टिकैत साहब नमस्कार। आप लगातार खेतों में काम कर रहे हैं, लाइव के जरिए पता चल रहा है किसान इस समय जुटा हुआ है दिन रात अपनी फसलों को काटने में, बचाने में, सहेजने में। संजीव त्यागी जी नमस्कार। तो स्थिति ये है कि दुनिया की जो आर्थिक महाशक्ति है, जो सामरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर जो सबसे ताकतवर देश है, उसकी हालत ये है कोरोना के बाद कि वहाँ 2.25 करोड़ लोग सीधे तौर पर बेरोजगार हो गए हैं और ये वो लोग हैं जो छोटे मोटे काम करते हैं, वहाँ के गरीब लोग हैं और वो $1200 प्रति माह के भत्ते के लिए आवेदन कर रहे हैं सरकार के पास। अभी तक ऐसा कोई फिगर इंटरनेशनल लेवल पर नहीं आया है कि वहाँ की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो कारपोरेट्स हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर भारतीय लोग भी नौकरियां करते हैं, बड़े पदों पर नौकरियां करते हैं और दुनिया के तमाम देशों से जाकर के लोग वहाँ नौकरियां कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है। मूल रूप से अर्थशास्त्री एक बात समझा रहे हैं कि जो ये संकट पैदा हुआ है, ये जो आर्थिक संकट पैदा हुआ है और जिस संकट की बात हमारे देश के आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ये बहुत ही बड़ी मंदी है और 1920 के दशक के बाद 1929 के बाद ये सबसे बड़ी मंदी है दुनिया की और पूरी दुनिया में इतनी बड़ी मंदी कभी नहीं आई है। हालांकि उन्होंने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था इस संकट को झेलने में सक्षम है और हम तुलनात्मक तौर पर मजबूत स्थिति में हैं। इसीलिए मित्रों मैं ये तुलना करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सुपर पावर है उस मंदी की स्थिति में सुपर पावर का क्या हाल है। तो सुपर पावर की स्थिति है कि सीधे तौर पर 2.25 करोड़ लोग वहाँ बेरोजगार हो गए हैं जो सरकार से बेरोजगारी भत्ते की मांग कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के, अंतर्राष्ट्रीय तमाम दुनिया के दूसरे देशों के लोग जो वहाँ पर बड़ी कंपनियों में काम करते हैं उनके बेरोजगार होने की आशंका है। और शास्त्री बताते हैं कि इन संकटों से जूझने के लिए मल्टीनेशनल्स के सामने सीधा रास्ता है कि वो कॉस्ट कटिंग करें और कॉस्ट कटिंग का बुनियादी फॉर्मूला ये है कि आप अपने खर्चे कम करें, यानी कि अपने कर्मचारियों का वेतन कम करें, अपने कर्मचारियों की छटनी करें, उनको बाहर निकालें। तो बड़े पैमाने पर वहाँ मल्टीनेशनल्स ने इंडिकेशंस दिए हैं कि मई के बाद वो उनको वेतन देने की स्थिति में नहीं है, उनको छुट्टी पर चले जाने के लिए कहा है कंपनियों ने और ये कहा है कि जब हालात सुरक्षित होंगे तो उनको नौकरी पर वापस बुला लिया जाएगा। हालांकि हालात कब तक सामान्य होंगे, कब तक उनकी नौकरियां वापस मिल सकेंगी, ये बताने की स्थिति में न ट्रंप साहब हैं और न दुनिया की कोई और ताकत ये बताने की स्थिति में है। जिस तरह से लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना के संकट में हमने देखा कि भारत में बड़े पैमाने पर लोगों का रोज़गार छिन गया, बड़े पैमाने पर बंदी हुई, तालाबंदी से तमाम फैक्ट्रियां बंद हो गई, देश भर में उत्पादन बंद हो गया, देश भर में ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, जिसकी वजह से करोड़ों लोग जो छोटे मोटे काम धंधों में लगे हुए थे उनके काम धंधे बंद हो गए हैं। और हमने देखा कि लाखों लोगों का सैलाब पूरे देश की सड़कों पर ऐसा था इस संकट में, जो अपने घरों को जाना चाहते थे, जो
चाहते थे कि किसी भी तरह से जाकर के सुरक्षित हो जाएं, और अभी भी बड़े पैमाने पर देश भर में राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, तमाम सामाजिक संगठन करोड़ों लोगों की हर रोज़ खाने की व्यवस्था में जुटे हुए हैं, और वो उनको हर रोज़ किसी तरह से खाना मिल जाए इसमें लगे हुए हैं। अब जो बड़ा क्राइसिस शुरू होने जा रहा है आने वाले समय में, वो मिडिल क्लास का क्राइसिस है, जिसके संकेत मिलने भी शुरू हो गए हैं। और ख़ास तौर पर प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में जो बड़े पैमाने पर रोज़गारों का सृजन पिछले 2-2.5 दशकों में हुआ था, उसके ऊपर एक बड़ा खतरा पूरी दुनिया में मंडरा रहा है मित्रों। तो ये स्थिति बहुत, सत्यवीर चौधरी जी नमस्कार, ये स्थिति बहुत ही गंभीर है। और हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में राघवेंद्र कामत जी ने लिखा है कि रतन टाटा ने कहा कि उन्हें इस बात पर अफसोस है कि उन्होंने वास्तुकार क्यों नहीं हुए, और क्यों नहीं उन्होंने लोगों को घर मुहैया कराने की दिशा में कोई काम किया। वो धारावी के संकट पे बात कर रहे थे, झुग्गी झोपड़ी के, जहाँ बड़े पैमाने पर केस मिले हैं। और रतन टाटा ने ये भी कहा कि झुग्गी वालों को ना मुफ्त हवा मिल रही है और ना मुफ्त ही ज़िंदगी। तो रतन टाटा बहुत संवेदनशील हो गए ऐसे इस मौके पर। उन्होंने 1500 करोड़ से ज़्यादा की आर्थिक सहायता भी दी है कोरोना से लड़ने के लिए। तो ये एक रिपोर्ट बिजनेस स्टैंडर्ड की है, जिसमें अजय शाह ने कॉस्ट कटिंग का मतलब बताया। उन्होंने कहा है कि जब भी आर्थिक मंदी आती है तो कर्जदार समस्या में पड़ जाते हैं, और इससे बैंक भी प्रभावित होते हैं कि चूंकि कर्जदार जो है बैंकों का पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं होते। और प्रधानमंत्री ने भी अभी पिछले दिनों जब वो लॉकडाउन के एक्सटेंशन की घोषणा कर रहे थे, तो उस वक्त प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि आप अपने व्यवसाय, उद्योगों में साथ काम करने वाले लोगों के प्रति संवेदना रखें और किसी को नौकरी से ना निकालें। तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी बिजनेसमैन कितने वक्त तक और कब तक संवेदनशील रह सकेगा, ये उसके ऊपर छोड़ दिया गया है। उसके ऊपर निर्भर है कि वो कितना संवेदनशील रहे, कब तक संवेदनशील रहे, और कब तक किसी को नौकरी से ना निकाले, कब तक लोगों के खाने पीने की व्यवस्था वो करता रहे, कब तक छटनी ना करे, या वो कब तक वेतन में कटौती ना करे कर्मचारियों के। ये सब उसके ऊपर छोड़ दिया गया है। और ख़ास तौर पर वो एक तीसरी दुनिया के जो देश हैं उन सब में यही हालत है, उन सब जगह यही स्थिति है। सरकारों ने निजी कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी नमस्कार, पुनीत सर नमस्कार, नेहा जी नमस्कार। तो हालत ये है कि एक तरफ जहां अमेरिका में 2.25 करोड़ लोगों ने रोज़गार मांगा है, बेरोजगारी भत्ता मांगा है सरकार से, उदयवीर जी नमस्कार, वहीं भारत जैसे देशों में सरकारों ने ये उद्योगपतियों के रहमो करम पे छोड़ दिया है, और उनसे ही अपील की है, उनसे दरख्वास्त की है कि वो किसी को नौकरी से ना निकालें इस दौर में, कोई कॉस्ट कटिंग ना करें। तो ये कब तक चलने वाली ये स्थिति रहेगी, ये देखने वाली बात है। और आम तौर पर रतन टाटा जैसे कितने संवेदनशील लोग सामने आते हैं जो इस तरह की संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, ये आने वाला वक्त भी बताएगा। ये परख भी है, ये इंसानियत की परख भी है, और ये हमारे समाज की परख का दौर भी है। रिपु चौधरी जी नमस्कार, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। मोहित शर्मा जी नमस्कार, उदयवीर जी नमस्कार। तो मित्रों, ये पूरे समाज की परख का दौर भी है। ये जहाँ दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं की परख इससे हुई है, तमाम दावे हवाई निकले उन देशों के जो कहते थे हम सुपर पावर हैं, जो कहते थे कि हमसे ताकतवर कोई नहीं है। सूरज सिंह जी नमस्कार, जो कहते थे कि हमने अपने देश की जनता को दुनिया के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करके बेहतर ज़िंदगी मुहैया कराई है। उन देशों के भीतर आज स्थिति ये है, ख़ास तौर पर अमेरिका के भीतर, कि वहाँ भारत में तो अभी ऐसा कोई मामला सामने ही नहीं आया है कि भारतीय लोगों ने सरकार से ये अपील की हो कि नेहा जी नमस्कार, आप लगातार बहुत अच्छी रिपोर्ट्स कर रही हैं, मैं लगातार देखता रहता हूँ आपको, बहुत बधाइयाँ आपको। तो मैं ये कह रहा था कि ख़ास तौर पर भारत में अभी आचार्य वीरेंद्र जी नमस्कार, नितिन सर नमस्कार, कपिल तोमर जी नमस्कार। तो अमेरिका जैसे देश में जहां 2.25 करोड़ लोग ये कह रहे हैं कि उनको जो है बेरोजगारी भत्ते की ज़रूरत है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है इस क्राइसिस में, अभी तक भारत में तो ऐसा कोई
यूनाइट होके लोगों ने ना कोई डेमोन्स्ट्रेशन किया है, ना सोशल मीडिया पर ऐसी कोई डिमांड की है। भारत की जनता नियमों का पालन कर रही है, सरकार के साथ है, लॉकडाउन में है, वो संकट झेल रही है, वो मुसीबतें झेल रही है, खाना नहीं मिल रहा है लोगों को, लाइनों में लगना पड़ रहा है, काम धंधे बंद हो गए हैं, तमाम तरह की इनसिक्योरिटी लोग फेस कर रहे हैं, सुरक्षा बोध में जी रहे हैं। लेकिन अभी तक वो इकट्ठा होकर के सवाल नहीं कर रहे हैं कि लॉकडाउन खोल दिया जाए या कुछ और किया जाए। अमेरिका में तो लोग सड़कों पे आ रहे हैं, वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति की न्यूड इमेज लगा के उसके सामने भी लोगों ने जो है डेमोन्स्ट्रेशन किया है। बड़े पैमाने पर लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि लॉकडाउन खोला जाए, वरना हम आर्थिक संकट से ही मर जाएंगे। और जो $1200 प्रति माह का भत्ता अमेरिका की सरकार वहाँ बेरोजगारों को देती है, तो मेरी अमेरिका में एक मित्र से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि $1200 तो मैं किराया देता हूँ 2 कमरों का रहने के लिए, तो वो पर्याप्त नहीं है अमेरिका के हालात में कि वहाँ आदमी सामान्य ज़िंदगी $1200 प्रतिदिन में जी सके। तो वो भी नाकाफ़ी है, उसमें भी फेल हो गई है अमेरिका की सरकार। दुनिया की सुपर पावर फेल हो रही है, महाशक्ति फेल हो रही है, भयंकर विनाश वहाँ पर हुआ है। अमेरिका के इतिहास में एक साथ किसी आपदा, किसी महामारी से और किसी भी युद्ध में इतने बड़े पैमाने पर लोग नहीं मारे गए हैं जितनी बड़ी संख्या इस समय वहाँ कोरोना के बाद मरने वालों की हो गई है। हालात बेकाबू हैं। अमेरिका जैसे देश से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो पर्याप्त वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, पर्याप्त पीपीई किट अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं। तीसरी दुनिया के देश, भारत जैसे देश, जिनमें की जितनी अमेरिका की आबादी है उनमें उतने लोग तो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। हमारे देश में ही 30 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसी स्थिति में हैं कि रोज़ कमाने के बाद भी उनके घर में चूल्हा चढ़ने की कोई गारंटी नहीं है। अमेरिका की तो पॉपुलेशन ही 33 करोड़ है लगभग। विकास कुमार जी नमस्कार, सरबजीत कपूर जी राष्ट्रपति पदक विजेता है नमस्कार, पंकज कुमार सिंह जी नमस्कार, आप सभी को नमस्कार, कपिल तोमर जी नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग हर चीज़ पर निगाह बनाए हुए होंगे, हर चीज़ का गहराई से विश्लेषण कर रहे होंगे। और ज़रूरी हो गया मित्रों कि केवल हम अपने देश के हालात पर निगाह नहीं रखें, पूरी दुनिया के हालात पर निगाह रखें। पूरी दुनिया इन हालात में कैसे निपट रही है और कैसे पूरी दुनिया में आर्थिक विषमता की खाई लगातार और गहरी होते जाने का खतरा बढ़ गया है, इसको समझने और जानने की लगातार ज़रूरत है। दुनिया भर में पूंजी के संकेंद्रीकरण का ये ज़बरदस्त दौर है। अभी पिछले दिनों मैंने गोविंदाचार्य जी का एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था। गोविंदाचार्य जी ने उसमें चिंता जताई थी कि पूरी दुनिया के 80% संसाधनों का, पूरी दुनिया के 20% लोगों का 80% संसाधनों पर कब्जा है। यानी दुनिया के 80% संसाधनों का इस्तेमाल 20% लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए हो रहा है, उस पर उन्हीं का मालिकाना है। और 80% आबादी वो सिर्फ 20% संसाधनों पर जीवित है। तो ये जो आर्थिक विषमता की जो एक खाई है, इसके और गहरा जाने का खतरा बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तो यहाँ तक भी चिंता जताई है कि ये खाई और ज़्यादा बढ़ सकती है। और भारत को लेकर उसने कहा है कि करीब 8 से 10 करोड़ जिंदगी को बदलने वाला संकट है और हालात बहुत ही खतरनाक हैं। और इन हालात को समझना, जानना, उसके हिसाब से स्टेप लेना, उसके हिसाब से अपनी सरकार आलोचनात्मक दृष्टि से देखना, परखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, चांद मोहम्मद जी नमस्कार, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं, हम देश का नुकसान कर रहे हैं। देश हित और राष्ट्र हित आज की तारीख में ये है कि हम अपने देश की सारी हलचलों पर निगाह रखें, हम अपने देश के हर शख्स के साथ एक सरोकार महसूस करें, उसके साथ खड़े हों। निजी तौर पर केवल निजी संकट को हल करने के बारे में नहीं सोचें। हो सकता है कि इस संकट को हम में से कुछ लोग झेलने में सक्षम हों, वो झेल लें। इस देश का अपर क्लास इस संकट को झेल सकता है, इस देश का मिडिल क्लास भी काफ़ी हद तक इस संकट को झेलने की स्थिति में है, वो कुछ दिन और लॉकडाउन में भी रह सकता है। लेकिन इस देश का जो गरीब तबका है, जिसकी तादाद 30 करोड़ से ज़्यादा है, उसके सामने आज रोजी रोटी का संकट है। अगर सरकारें, अगर तमाम समाज सेवी संगठन उनके लिए खाने की व्यवस्था ना करें तो उनके सामने इस समय भूख से मरने की नौबत पैदा हो सकती है। और इन हालात में पूरे देश से बहुत विचलित करने वाली खबरें भी आ रही हैं। ऐसी खबरें भी आ रही हैं जब लोग आपस में लड़ रहे हैं, तमाम जातीय धार्मिक संकीर्णताएं बढ़ रही हैं ऐसे में। और दुनिया का इतिहास गवाह है कि जब जब आर्थिक संकट बढ़ता है
तब तक धार्मिक और जातीय कट्टरता बढ़ती है दुनिया में, तब तब हालात विकट होते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने कफन में लिखा, वो जो चित्रण किया है वो वाकई बहुत भयावह है। वो मुंशी प्रेमचंद बताते हैं कि जिस वक्त बेटे की पत्नी भीतर मर रही होती है प्रसव पीड़ा से और बाप कहता है कि जाओ उसका पता ले लो कहीं वो मर ना जाए, तब बेटा मन में सोचता है, वो दोनों बाप बेटे भुने हुए आलू खा रहे होते हैं, तब बेटा मन में सोचता है कि बाप ये साजिश रच रहा है कि मुझे अंदर भेज दे उसका पता लेने के लिए और इस बीच में ज़्यादा आलू खा जाए। इस वजह से बेटा अंदर अपनी पत्नी का हाल लेने के लिए नहीं जाता और वो तड़पते तड़पते मर जाती है और बाप बेटे में होड़ लगी रहती है गरम गरम आलूओं को खाने की, क्योंकि खाने का इतना संकट है। तो जो आर्थिक संकट है वो समाज को, इंसान को संवेदनहीन भी बनाता है। और किस कदर संवेदनहीन बनाता है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन इस मामले में बेहद प्रासंगिक है और वो बताती है, मुंशी प्रेमचंद बताते हैं उस कहानी में। अनुज चावला जी नमस्कार, गौरव बालियान जी नमस्कार, टिकैत साहब लगातार देख रहे हैं, धन्यवाद। तो लगातार इस पर ये जो संवेदनहीनता है, मतलब मैं ये कह रहा था कि आर्थिक संकट जो है और गरीबी जो है वो संवेदनहीन बनाती है इंसान को, और इस आर्थिक संकट से निकलने का रास्ता अगर हमारा समाज मिलकर के नहीं खोजता है, हमारी सरकारें अगर नहीं खोजती हैं, तो समाज और ज़्यादा संवेदनहीन होगा। और दुनिया का इतिहास बताता है कि जब जब महामारियाँ आई हैं, जब जब आर्थिक संकट आए हैं, बाढ़ हो, भूकंप हो, जब जब इस तरह की त्रासदियाँ आई हैं, उसके बाद समाज में बहुत सारे अनैतिक काम भी बढ़े हैं। की जिम्मेदारी के रहें, एक दूसरे की चिंता रहें और जायज़ सवाल उठाने से डरे नहीं, बचे नहीं। जायज़ सवालों को उठाएंगे तभी वो सरकार तक जाएंगे। मैं सराहना करता हूं उन पत्रकार साथियों की जिन्होंने आज और कल 2 दिन में उन्होंने पीपीई किट के फर्जीवाड़े पर, उसके गड़बड़ झाले पर बहुत ही अच्छा स्टिंग ऑपरेशन किया और एक्सपोज किया उसको। मेरे एक मित्र ने, मेरे एक पत्रकार साथी ने मुझसे कहा था कि अब तो छोटे छोटे शहरों में भी पीपीई किट बनने लगी हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि वो कितना अनसेफ हैं, कितना बहुत ख़राब तरीके से कुछ लोग इस धंधे में भी उतर गए हैं कि वो बिना किसी मानकों का पालन किए हुए इसमें मुनाफा कमा लें। तो ऐसे खुलासे भी इस समय हो रहे हैं। अनुज सैनी जी नमस्कार, पंकज कुमार सिंह जी नमस्कार, धन्यवाद पंकज जी। तो ये इस दौर में ऐसा भी सामने आया है, कफन से आप रिलेट करके देख सकते हैं कि इतना भी लोग संवेदनहीन हुए इस दौर में कि उन्होंने काला बाजारी ही शुरू कर दी, खाने पीने की चीज़ों की काला बाजारी शुरू की, इवन मास्क तक की काला बाजारी हुई। और शुरुआती दौर में तो N95 मास्क जिसकी कीमत 150-200 रुपये मार्केट में थी, वो 500-500 रुपये तक बिका। छोटे छोटे सैनिटाइजर्स जो है वो 500-500 रुपये तक में बिके। त्रिनाथ जी नमस्कार, राहुल जी नमस्कार। तो ये जो हालात हैं इन पर भी गौर करने की ज़रूरत है और किन वजहों से समाज संवेदनहीन होता है, किन वजहों से ऐसे हालात पैदा होते हैं, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। और मिलजुल करके एक ऐसी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है जिसमें हमारा समाज लोगों के प्रति संवेदनशील हो, सरकारें और ज़्यादा संवेदनशील हों। मेरी लगातार बहुत सारे साथियों से, कई जिलों में आसपास के साथियों से बात हो रही है लगातार। लोग आमतौर पर बहुत ही संवेदनहीनता के साथ बहुत सारे लोग जवाब देते हैं और वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ भी गलत नहीं है। तो मित्रों, मेरा ये कहना है कि आंखें मत मूंदिए। झांसी से पुनीत शर्मा जी ने कल बहुत ही रियल लाइव रिपोर्ट की थी, मैं देख रहा था, उसमें बताया उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ को कि कैसे लोग भूख से लड़ रहे हैं, कैसे इन हालात का सामना कर रहे हैं। तो उस संवेदनशीलता की ज़रूरत है, पूरे समाज को बारीकी से देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि हम कैसे निपटें। नेहा तुमुल कक्कड़ जी लिख रही हैं कि पेट की भूख प्राथमिक हो जाती है और फेक नैरेटिव का बोलबाला है, ऐसे में राइट टू फेक और फैक्ट के बीच झूलता रहता है। राइट टू ट्रुथ जो कठिनाई बढ़ा देता है। नेहा जी सही कह रही हैं आप कि सच क्या है और झूठ क्या है ये परखना मुश्किल हो गया आज के दौर में। जिस तरह से सोशल मीडिया में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारी फेक खबरें चल रही हैं, उसमें ये अंदाज़ा लगाना और ये समझना वाकई मुश्किल हो गया है कि सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपने समाज के साथ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाएं।
फिजिकल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग से हमारा समाज पहले से जूझ रहा है, और वो तमाम देश जहां पूंजी का बोलबाला हुआ है पिछले दो ढाई दशकों में। एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा, बहुत माफ़ी के साथ डॉक्टर भाइयों से। डॉक्टरों को कहा जाता है कि वो धरती पर भगवान का अवतार हैं, वो लोगों को ज़िंदगी देते हैं, लेकिन पूरे पिछले 30 साल के भीतर हमारे देश में चिकित्सा व्यवस्था का जो मॉडल हमने अपनाया, उसके खतरनाक परिणाम आज सामने आ रहे हैं। हमने करोड़ों करोड़ों रुपए में डिग्री देकर के डॉक्टर्स तैयार किए। जब वो डॉक्टर्स बाहर आए, वो कर्ज में थे, उनके ऊपर एजुकेशन लोन था, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े कर्ज लिए, और कर्ज में डूबा हुआ कोई आदमी जब बाहर प्रैक्टिस करने के लिए आता है तो उसकी प्राथमिकता होती है कि वो पहले किसी भी तरह से अपना कर्ज उतारे। ऐसे में उसकी प्राथमिकता आमतौर पर पैसा हो जाती है, मुनाफा हो जाती है, और संवेदनशीलता पीछे चली जाती है। ये जो मॉडल तैयार किया हमने, उसी का नतीजा है कि आज 99% वेस्टर्न यूपी के शहरों की हालत मैं बता रहा हूँ। वेस्टर्न यूपी के शहरों में 99% प्राइवेट डॉक्टर्स आज अंडरग्राउंड हैं। कोरोना की इस लड़ाई में जब पूरा देश जूझ रहा है, जब सरकारी डॉक्टर लगातार दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल करके इलाज कर रहे हैं, तब प्राइवेट डॉक्टर्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में चाहिए था कि प्राइवेट डॉक्टर्स ओपीडी ओपन कर देते, वो सोशल प्लेटफार्म पे आते, सोशल मीडिया के जरिए वो मरीजों को देखते, प्रिस्क्रिप्शन लिखते, शहरों में जगह जगह प्रशासन से अनुमति लेकर के फ्री कैंप लगाते वो ट्रीटमेंट के, और वो साबित करते कि वो वाकई में धरती के भगवान हैं, वही ज़िंदगी बचाते हैं। ये उनको साबित करना चाहिए था। ये उनकी जो विश्वसनीयता पर बीच बीच में सवाल खड़े होते हैं, उनके जो पेशे पर सवाल खड़े होते हैं, उसको साबित करने का इससे अच्छा अवसर और कोई नहीं हो सकता था। सारे शहरों के सारे डॉक्टर्स को इकट्ठा होकर के सारी ओपीडीज फ्री कर देनी चाहिए थी। मैं देखता हूँ कि गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल्स में आम दिनों में जगह नहीं होती है, इतने मरीज भर्ती होते हैं, आप एडमिट नहीं करा सकते हैं। बाबर भाई नमस्कार, नवाब सिंह अलावत जी नमस्कार। जगह नहीं होती है, सारे हॉस्पिटल्स भरे रहते हैं आम दिनों में। ओपीडी में वेटिंग होती है डॉक्टरों के यहाँ, 6-6 दिन में, 4-4 दिन में नंबर आता है देखने के लिए पेशेंट का। ऑपरेशंस के लिए 15-15 दिन की, 20-20 दिन की तारीखें गंभीर ऑपरेशंस के लिए मिलती हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि समय से लगभग 1 महीना होने को जा रहा है, लॉकडाउन में हैं, जिनको आप देख नहीं रहे हैं, जिनका आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, जिनका ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, वो कितनी मुश्किलों से जूझ रहे हैं। तमाम लोगों के फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं इस तरह के लोगों को। सुशील उपाध्याय जी नमस्कार, जयवीर सिंह तोमर जी नमस्कार, बार एसोसिएशन बागपत के अध्यक्ष आशुतोष भारद्वाज जी नमस्कार। तो निजी डॉक्टरों के सामने एक मौका था कि वो इतने संवेदनशील बनते कि वो मुफ्त ओपीडी खोलते देश के लिए, दिलेरी के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट वो जगह जगह मरीजों को देखते, और पीपीई किट सरकार उनको मुहैया कराती, वो भी फंड्स दे करके अपने आप व्यवस्था कर सकते थे पीपीई किट की, अपने लिए, अपने स्टाफ के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक बेहतर तालमेल बनाते, पूरे शहरों में, पूरे गांवों में जगह जगह फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगाए जाते, तो वो साबित करते कि हम समाज के साथ खड़े हैं, हम सिर्फ मुनाफा कमाने और पैसा कमाने में ही विश्वास नहीं रखते हैं। मुझे लगता है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ऐसा भरोसा रखता हूँ कि आने वाले समय में शायद डॉक्टर ऐसा करें, शायद समाज के कुछ लोग उनके साथ तालमेल बनाएं। सुशील उपाध्याय सर ने कहा कि मैं वो सहमत हैं इस बात से, बहुत चिंता की बात है, डॉक्टर लापता हैं। उपाध्याय सर, मैं यही बात कर रहा था कि जिस तरह का इकोनॉमिक मॉडल हमने तैयार किया वो बहुत ही खतरनाक है, और अगर हमने डॉक्टरों को करोड़ों करोड़ों रुपए में तैयार करके डिग्रियां बांटने का काम नहीं किया होता, हमने बहुत सस्ते में डॉक्टर तैयार किए होते और बड़े पैमाने पर देश की ज़रूरतों के हिसाब से मेडिकल कॉलेज खोले गए होते। 10,000 लोगों पर एक डॉक्टर की उपलब्धता है भारत में, 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर का मानक है। तो ऐसे में स्थिति कहाँ है, हमारी चिकित्सा व्यवस्थाएं कहाँ टिकती हैं? लगभग 145वें नंबर पर दुनिया में हमारी चिकित्सा व्यवस्थाएं टिक रही हैं। तो ऐसे में, ऐसे दौर में जितने भी लोग हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, उनको संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए था, उनको आगे आके कहना चाहिए था कि हम करेंगे इलाज और फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, कोरोना का भी करेंगे और बाकी बीमारियों का भी करेंगे। वो सरकार से तालमेल बनाते, कदम से कदम मिलाते, समाज के साथ खड़े होते। उपाध्याय जी कह रहे हैं कि आज भी हमारा समाज सरकारी सिस्टम ही काम कर रहा है।
मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। पूरे तौर पर आप देखते हैं कि पूरे समाज में इस समय कोरोना की जो जंग है उसको सरकारी सिस्टम ही लड़ रहा है। निजीकरण की जो हवा इस देश में चली और कहा गया सरकारी जो संस्थाएं हैं, जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनको बदनाम करने की जो साजिश चली और ये कहा गया कि ये नाकारा हैं, ये अच्छी सुविधाएं नहीं देते हैं, और फिर प्राइवेटाइजेशन का जो दौर चला है उसी का नतीजा है जो आज हम देख रहे हैं हेल्थ सिस्टम में पूरा। उसी की वजह से ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। अगर हमने पब्लिक सेक्टर में हेल्थ डिपार्टमेंट को खड़ा किया होता, अगर हमने सारे डॉक्टरों को पढ़ाया लिखाया होता, उसी तरह से नौकरियां सृजित की होती, हर 2 किलोमीटर पर इस देश के भीतर अस्पताल होता, हर 1 किलोमीटर पर स्कूल होता, तो आज ऐसे हालात पैदा नहीं होते कि भर्ती होने के लिए मरीजों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती। कल ही यहाँ से 70 किलोमीटर दूर मेरे एक रिश्तेदार का फ़ोन आया सिफारिश के लिए। उनका एक ऑपरेशन होना है, वो गंभीर रूप से बीमार हैं। उन्होंने कहा किसी भी तरह ऑपरेशन करा दीजिए, कहीं भी एडमिट करके। मैंने कहा कोई डॉक्टर इस समय, किसी का पता नहीं है, किसी की लोकेशन नहीं है, किसी का फ़ोन पिक नहीं हो रहा है इस समय। इक्का दुक्का लोगों की बात छोड़ दें, इक्का दुक्का लोग ज़रूर संवेदनशील हुए हैं, वो फेसबुक पर लाइव आ गए हैं, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और उनमें उन्होंने कहा है कि बताएं हमें कि क्या बीमारी है, वो उस पर प्रिस्क्रिप्शन भी लिख रहे हैं। लेकिन बहुत ही कम है ऐसे लोगों की संख्या, 1% से भी कम है। इनको रोल मॉडल बनाना चाहिए बाकी निजी डॉक्टर्स को। सुशील उपाध्याय सर हमारे पत्रकार साथी हैं, फिलहाल शिक्षाविद हैं, और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ढंग से करने की इसको ज़रूरत है। मैं आपसे सहमत हूँ। बाबर चौहान जी लिखते हैं कि विषय बहुत ही गंभीर है और ज़रूरत है कि हम सब समाज की परवाह करें और ऐसे ही प्रासंगिक मुद्दों पर आपस में बात करें। मित्रों, सामाजिक दबाव भी एक चीज़ होती है। समाज, जैसे मुझे देवीलाल जी की एक कहावत इसमें याद आती है। एक बार उन्होंने कहा था कि समाज और सियासत लोक लाज से चलती है, कानून से नहीं। प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी सर नमस्कार। प्रिया जी नमस्कार, हमारी साथी हैं प्रिया। तो वो बात उनकी आज भी प्रासंगिक है, वो हमेशा प्रासंगिक रहेगी। समाज हमेशा लोक लाज से चला करते हैं। तो अगर पूरा हमारा समाज इस स्थिति में नहीं है कि हम इस समाज के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो इस संकट के दौर में खड़े हो सकते हैं मदद के लिए, काम के लिए, अगर हम उनके ऊपर ऐसा प्रेशर, ऐसा नैतिक दबाव बिल्डअप नहीं कर पाते हैं कि वो ऐसे में खड़े हों, तो ये हमारी भी विफलता है। हमने उनको खुला छोड़ दिया है ये सब करने के लिए। राजू मलिक जी नमस्कार, राम किशोर पटेल जी नमस्कार, ये जगमोहन शाकाल जी नमस्कार। शाकाल जी कह रहे हैं कि हम डॉक्टरों को भगवान कहते हैं, लेकिन निजी हॉस्पिटल अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। 25% से ज़्यादा निजी हॉस्पिटल अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और दुब के बैठे हैं। ये बात सही है। आम आदमी तो डरा हो सकता है जानकारी के अभाव में। मनीष त्रेहन सर नमस्कार, हमारे सीनियर हैं मनीष त्रेहन सर। अशोक गोस्वामी जी नमस्कार। अगर हमारा समाज ये दबाव नहीं बना सकता है कि जो सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना रोल प्ले करें, तो ये हमारी विफलता है। मैं इस बात को बार बार इसलिए जोर दे करके कह रहा हूँ कि हम सबको ये जिम्मेदारी समझनी होगी। जगमोहन शर्मा जी नमस्कार, जुझारू पत्रकार साथी हैं जगमोहन शर्मा जी। तो हम सबको भी ये जिम्मेदारी समझनी होगी, हम सबको उनसे संपर्क करना होगा, उनके ऊपर। कई डॉक्टर्स से मैंने खुद इस बारे में चर्चा की है कि क्यों नहीं आप लोग ग्रुप्स बना के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टाई अप करते, क्यों नहीं आप फ्री ऑफ कॉस्ट जगह जगह कैंप लगाते हैं। उन कैंपों के जरिए आप ऑनलाइन डिजिटली प्रिस्क्रिप्शन दें। शैलेश मिश्रा जी नमस्कार। आप डिजिटली जो है सोशल मीडिया के जरिए प्रिस्क्रिप्शन दें, फ़ोन कॉल्स खोल दें, आप बहुत सारी लाइनें खोल दें, उन लाइनों पर आप पेशेंट्स को डील करें। और तमाम लोग ऐसे हैं जो बुज़ुर्ग हैं, जो लगातार दवाइयों के ऊपर निर्भर हैं। मैंने देखा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने जब लॉकडाउन की घोषणा की, जब 22 तारीख को वो पहली बार लॉकडाउन की घोषणा कर रहे थे पिछले महीने, जब 24 को उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की, तो दोनों ही तारीखों में बड़े पैमाने पर मेडिकल स्टोर्स की भारी भीड़ हमें दिखाई दी। तब मुझे वाकई यकीन मानिए कोई अंदाज़ा नहीं था कि हमारे समाज में इतने बड़े पैमाने पर लोग सेहत से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं।
हर मेडिकल स्टोर पर 20, 30, 40 लोगों की भीड़ थी। मुझे लगा कि अचानक किस चीज़ की दवाइयाँ लोग ले रहे हैं। मैंने कई जगह जाकर तो वो एक एक महीने की 15-15 दिन की दवाइयाँ ले रहे हैं। इससे कम डॉक्टर्स भी नहीं लिखते हैं 15-15 दिन से कम उन। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस पर चिंतन करें और जहाँ है उस इस पर एक बहस खड़ी करें और एक सामाजिक दबाव बनाएं सारे स्टेक होल्डर्स पर, ताकि कोई इतना संवेदनहीन ना हो कि वो कफन के पात्रों की तरह बिहेव कर सके। ये ख्याल रखें। स्वस्थ रहें आप, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहें, संवेदनशील बने रहें। इस अपील के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। बार बार बाधा आ रही है इंटरनेट में कुछ ना कुछ, तो मैं अगली बार फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिए। आप अगर मेरी बातों से सहमत हों तो सहमति के साथ तथ्यों के आधार पर सहमत होइए। आप अगर मुझसे असहमत हों तो असहमति जाहिर कीजिए। असहमतियों का भी पूरा स्वागत है। असहमतियाँ मुझे इसमें मदद करेंगी कि मैं अपनी दृष्टि को बेहतर करूं, बेहतर समझ कायम करूं, ताकि बेहतरी के साथ और ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ मैं रिपोर्ट्स कर सकूं, और ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ आपसे रूबरू हो सकूं। डॉक्टर महकार सिंह जी नमस्कार, अमन कुमार जी नमस्कार, रुचि त्यागी जी नमस्कार, राजू मलिक जी नमस्कार। कृषि विभाग में सब छूट है, लेकिन किसानों को ओलावृष्टि में फसल के नुकसान का आकलन नहीं हो रहा है। बीमा कंपनियां के नुमाइंदे भी लॉकडाउन का बहाना कर रहे हैं। एक जायज़ बात राजू मलिक जी ने उठाई है, रियल एकदम बात उठाई है, और उन्होंने कहा है कि किसानों को जो नुकसान हुआ है इस समय मौसम के कहर की वजह से, उसका आकलन नहीं हो पा रहा, उसकी व्यवस्था कुछ होनी चाहिए। बीमा कंपनियों पर शिकंजा होना चाहिए। चौधरी भानु जी कह रहे हैं कि शुभकामनाएं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि लगातार ऐसी कोशिशें करते रहिए। धन्यवाद चौधरी भानु जी। मुझे लगता है कि हम सब मिलकर के जब बात करते हैं तब पूरी तरह से एक तस्वीर बनती है, मुकम्मल तस्वीर बनती है। तो आप भी अपनी राय रखते रहिए। राजू मलिक जी ने बहुत सही बात जोड़ी है, कई साथियों ने, राजेश उपाध्याय जी ने अच्छी बात जोड़ी है कि वो डॉक्टर्स के बारे में और किसानों के बारे में राजू मलिक जी बता रहे हैं। तो नमस्कार, आप सब स्वस्थ रहें और हमारा समाज, हमारा देश और ये दुनिया, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा वाले देश हैं। तो हम चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया कोरोना की इस लड़ाई से जल्दी जीते और जिन आर्थिक संकटों से हम जूझ रहे हैं, जिन चुनौतियों से हम जूझ रहे हैं, उनसे हम पार पाएं, इंसानियत जीते। नमस्कार।